हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट में फ्रेंड हायर एजुकेशन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि फ्रेंड यूजीसी नेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में परंपरागत शिक्षा का एक आवश्यक घटक है? ए है पुस्तकों से सीखना, बी है शिक्षक से सीखना, सी है चिंतन से सीखना, एंड डी है अनुदेशनात्मक सामग्री के माध्यम से सीखना। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत में परंपरागत शिक्षा का एक आवश्यक घटक है? तो वो है फ्रेंड, इसमें करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, शिक्षक से सीखना। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की किस पंचवर्षीय योजना में शिक्षा और मानव शक्ति पर विशेष बल दिया गया है? ए है तीसरी पंचवर्षीय योजना, बी है चौथी पंचवर्षीय योजना, सी है दूसरी पंचवर्षीय योजना, एंड डी है फ्रेंड पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो निम्नलिखित में से भारत की किस पंचवर्षीय योजना में शिक्षा और मानव शक्ति पर विशेष बल दिया गया है? तो वो है फ्रेंड करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, चौथी पंचवर्षीय योजना। आगे देखेंगे। भारत में 20वीं शताब्दी के मध्य प्रभावी रही प्रतिभा पलायन समस्या निम्नलिखित में से किस पक्ष का परिसूचक है? फर्स्ट है, भारत में उच्च अध्ययन और शोध हेतु पर्याप्त सुविधाओं का अभाव, और ये क्या है फ्रेंड, ये करेक्ट है। और सेकंड है कि विकसित देशों की उस स्तर पर प्रतिभा क्रय की क्षमता जो विकासशील देशों के बस में नहीं थी, ये भी करेक्ट है। तो पहला दूसरा क्या है फ्रेंड, करेक्ट है, तीसरा गलत है। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत और दक्षिण एशिया में शिक्षा के नियोजन और प्रबंधन में क्षमता विकास और शोध के उद्देश्य से भारत में स्थापित किया गया मुख्य संगठन कौन सा है? ए है AIU, बी है सार्क यूनिवर्सिटी, सी है UNUEPA, एंड डी है नालंदा विश्वविद्यालय। तो राइट आंसर इसमें जो होगा वो सी हो जाएगा, NUEPA। ओके, जो NUEPA जो है वो भारत और दक्षिण एशिया के में शिक्षा के नियोजन और प्रबंधन में जो क्षमता विकास और शोध के उद्देश्य से भारत में स्थापित किया गया जो है मुख्य संगठन है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से कौन सी समिति आयोग की रिपोर्ट भारत में शिक्षा के सभी स्तरों पर विकास से संबंधित है? ए है सार्जेंट आयोग, बी है हॉन्गकॉन्ग समिति रिपोर्ट, सी है कोठारी आयोग रिपोर्ट, एंड डी है राधाकृष्णन आयोग। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो हो जाएगा सी, कोठारी आयोग रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से भारतीय शिक्षा आयोग ने सबसे पहले प्रतिभा पलायन की समस्या पर ध्यान दिया? ए है भारतीय शिक्षा आयोग, बी है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, सी है कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, एंड डी है सार्जेंट आयोग। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो ए हो जाएगा, भारतीय शिक्षा आयोग। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देने के लिए स्थापित अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड का वर्तमान स्वरूप है? ए है UGC, बी है AIU, और सी है फ्रेंड की NUEPA, एंड डी है ICSSR। तो इसमें राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा बी, कि विश्वविद्यालय के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देने के लिए स्थापित अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड का जो वर्तमान स्वरूप है फ्रेंड वो है AIU। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अनुदेशनात्मक अभिकल्प भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वयं में शामिल नहीं है? ए है ट्यूटोरियल, बी है कंटेंट, एंड सी है भौतिक अंतःक्रिया, एंड डी है चर्चा मंच। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो हो जाएगा सी, कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुदेशनात्मक अभिकल्प भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वयं में शामिल नहीं है? तो वो है भौतिक अंतःक्रिया। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? फर्स्ट है ज्ञान दर्शन, सेकंड है ज्ञानवाणी, थर्ड है MOOC। तो इसमें राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा कि सी, सुमेलित नहीं है पूछा है, तो उसमें करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा कि MOOC जो है वो मैसिव ओपन ऑनलाइन क्रेडिट्स है। तो और यही क्या है, यही सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वैदिक शिक्षा पद्धति में शिक्षा का माध्यम था? ए है संस्कृत, बी है पाली, सी है हिंदी, डी है उर्दू। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो ए हो जाएगा, वो है संस्कृत। आगे देखेंगे। अतीत काल में भारत में उच्चतर शिक्षा के अंतर्गत अधिगम की विधि में शामिल रहा है? ए है याद करना, विचारवेशी प्रक्रिया, ब्रेन स्टॉर्मिंग तथा सेमिनार, बी है याद करना, समीक्षात्मक विश्लेषण तथा कथा वाचन, सी है समीक्षात्मक विश्लेषण, समानुदेशन, लेखन तथा मौखिक रिपोर्ट, एंड डी है कथा वाचन, विचारवेशी प्रक्रिया तथा सेमिनार। तो अतीत काल में भारत में उच्चतर शिक्षा के अंतर्गत अधिगम की विधि में शामिल रहा है। तो अधिगम की विधि में जो शामिल रहा है
वो है इसमें करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, याद करना, फिर संरचनात्मक विश्लेषण, फिर कथावाचन। करेक्ट ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह कौन सी योजना है जिसका उद्देश्य अभियांत्रिकी विज्ञान में शोध को बढ़ावा देकर संस्थाओं में शोध का वातावरण तैयार करना है। ए है ई शोध सिंधु, बी है उद्यमिता विकास प्रकोष्ठ, सी है शोध संवर्धन योजनाएं एंड डी है संस्थान विकास योजना। तो वह कौन सी योजना है जिसका उद्देश्य अभियांत्रिकी विज्ञान में शोध को बढ़ावा देकर संस्थाओं में शोध का वातावरण तैयार करना है? तो वो है करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, शोध संवर्धन योजनाएं। आगे देखेंगे, इंस्पायर स्कॉलरशिप का किस एजेंसी से वित्त पोषण होता है? ए है भारतीय समाज विज्ञान तथा अनुसंधान परिषद, बी है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, एंड सी है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, एंड डी है राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो सी हो जाएगा कि इंस्पायर स्कॉलरशिप का किस एजेंसी से वित्त पोषण होता है? तो वो होता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, DST से। ओके, करेक्ट ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क का निर्माण किसने किया था? ए है UGC, बी है NCERT, सी है NCTE, एंड डी है CBSE। तो UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, NCERT नेशनल करिकुलम एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एंड NCTE नेशनल करिकुलम टीचर एजुकेशन, एंड CBSE जो होता है सेंट्रल, CBSE का जो होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क का निर्माण जो किया था वो किसने किया था? वो किया किसके निर्माण में किया गया था? किसके निर्माण में किया गया था? तो वो NCERT नेशनल करिकुलम एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग के द्वारा जो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क का जो है निर्माण किया गया था। करेक्ट ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, शिक्षा की गुरुकुल प्रणाली का क्या उद्देश्य रहा? ए है समानता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देना, बी है अधिगम में तनाव को न्यून करना, सी है भावी अधिगम के लिए शाश्वत बनाना, एंड डी है स्वयं सहायता को प्रोत्साहित करना। तो शिक्षा की गुरुकुल प्रणाली का जो उद्देश्य रहा है वो रहा है इसमें करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, समानता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देना। ओके, आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस आयोग समिति ने भारत की स्वतंत्रता के बाद शिक्षा के सभी स्तरों पर ध्यान दिया है? ए है राधाकृष्णन आयोग, बी है मुदलियार आयोग, एंड सी है कोठारी आयोग, डी है आचार्य राममूर्ति समिति। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो सी हो जाएगा कि कोठारी आयोग समिति ने भारत की स्वतंत्रता के बाद शिक्षा के सभी स्तरों पर ध्यान दिया है। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, उन्नत भारत अभियान योजना का उद्देश्य है? ए है भारतीय महाविद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि करना, बी है देश में उच्चतर शिक्षा के संस्थानों को न्यूनतम 5 गाँवों के साथ जोड़ना, सी है उच्चतर शिक्षा में गुणवत्ता का संवर्धन करना, एंड डी है भारत में महाविद्यालयों की संख्या में वृद्धि करना। तो उन्नत भारत अभियान योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है वो है बी कि देश में उच्चतर शिक्षा के संस्थानों को न्यूनतम 5 गाँव के साथ जोड़ना। करेक्ट ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है कि उस योजना को चिन्हित कीजिए जिसका उद्देश्य नीतिगत रूप से प्रासंगिक अनुदेशों में सामाजिक विज्ञान शोध को बढ़ावा देना है ताकि नीति निर्माण, क्रियान्वयन और मूल्यांकन में महत्वपूर्ण आगतों का प्रावधान किया जा सके। ए है ICSSR अध्येता वृत्ति, बी है संज्ञानात्मक पुरोगामिताएं पहल, एंड सी है ICSSR इम्प्रेस, और डी है ICSSR शोध परियोजनाएं। तो उस योजना को चिन्हित कीजिए जिसका उद्देश्य नीतिगत रूप से प्रासंगिक अनुक्षेत्रों में सामाजिक विज्ञान शोध को बढ़ावा देना है और ताकि नीति निर्माण, क्रियान्वयन और मूल्यांकन में महत्वपूर्ण आगतों का प्रावधान किया जा सके। तो वो है ICSSR इम्प्रेस। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं क्या है? ए है गैर सरकारी संगठन, बी है शिक्षा के सिद्धांतों की प्राप्ति के लिए डिजिटल कार्यक्रम, सी है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, एंड डी है वेबसाइट का नाम। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो हो जाएगा, वो बी हो जाएगा कि स्वयं जो है वो शिक्षा के सिद्धांतों की प्राप्ति के लिए डिजिटल कार्यक्रम है। ओके, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है कि भारत में स्थापित पहला मुक्त विश्वविद्यालय है? ए है यशवंत राव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय नासिक, बी है नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय पटना, सी है भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय हैदराबाद, डी है तमिलनाडु मुक्त विश्वविद्यालय चेन्नई।
तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो सी हो जाएगा कि भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय हैदराबाद। आगे देखेंगे, वर्ष 1948 में भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की पूर्ण संरचना के लिए किसकी अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग बनाया गया था। आगे देखेंगे, ए है सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी है प्रोफेसर पीसी जोशी, सी है डॉक्टर एस राधाकृष्णन एंड डी है डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर के संस्थानों को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखा जाता है। फर्स्ट है केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेकंड है राज्य विश्वविद्यालय, थर्ड है निजी विश्वविद्यालय, फोर्थ है मान्यता विश्वविद्यालय, फिफ्थ है उच्चतर शिक्षा संस्थान एंड सिक्स सिविल क्षेत्र संस्थान। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो हो जाएगा कि विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर के संस्थानों को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखा जाता है। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय और राज्य विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय और मान्यता विश्वविद्यालय की क्या किया जाता है, श्रेणी में उसे रखा जाता है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड, अगला क्वेश्चन क्या है, ई पाठशाला किसकी पहल है। ए है यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की, बी है सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन का, और सी है एनसीईआरटी नेशनल करिकुलम एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एंड डी है एनसीटी नेशनल करिकुलम टीचर एजुकेशन। तो ई पाठशाला जो पहल है फ्रेंड वो है एनसीईआरटी का। ओके, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, ग्रामीण संस्था प्राधिकरण परिषद कहाँ स्थित है। ए है लुधियाना, बी है अहमदाबाद, सी है पुणे एंड डी है हैदराबाद। तो राइट आंसर जो इसमें होगा कि ग्रामीण संस्था प्राधिकरण परिषद कहाँ स्थित है, तो वो हैदराबाद में स्थित है। करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंजीनियरिंग प्रत्यायन निकायों के लिए अंतर्राष्ट्रीय करार वाशिंगटन समझौता में भारत का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किसके माध्यम से होता है। ए है यूजीसी, बी है नैक, और सी है भारतीय उच्चतर शिक्षा परिषद एंड डी है एनबीए। तो इंजीनियरिंग प्रत्यायन निकायों के लिए अंतर्राष्ट्रीय करार वाशिंगटन समझौता में भारत का जो प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किसके माध्यम से होता है, तो वो होता है, करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, एनबीए के माध्यम से होता है। ओके, आगे देखेंगे, डॉक्टर एल मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति किस वर्ष हुई थी। ए है 1950, बी है 1951, सी है 1952 एंड डी है 1962। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो सी हो जाएगा, 1952 में हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने पाठचर्या कार्यक्रम 10+2+3 शैक्षणिक संरचना को सामान्य कोर के रूप में परिकल्पित किया था। ए है कोठारी आयोग, बी है सिन्हा समिति, सी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एंड डी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो हो जाएगा कि कोठारी आयोग पाठचर्या कार्यक्रम 10+2+3 शैक्षणिक संरचना को सामान्य कोर के रूप में परिकल्पित किया था। ओके, कोठारी आयोग, करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पब्लिक स्कूल में माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा चलाई गई योजना है। ए है सर्व शिक्षा अभियान, बी है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, सी है ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क एंड डी है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो हो जाएगा कि पब्लिक स्कूलों में माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा चलाई गई योजना जो है वो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है। करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस तारीख को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ए है 5 नवंबर, बी है 11 नवंबर, सी है 14 नवंबर एंड डी है 25 नवंबर। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा इसमें वो हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस तारीख को प्रतिवर्ष जो है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, तो वो 11 नवंबर को मनाया जाता है। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, विश्व में भारत की विशालतम उच्चतर शिक्षा प्रणाली किन देशों के बाद आती है। फर्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका, और सेकंड है ऑस्ट्रेलिया, थर्ड है चीन एंड फोर्थ है यूनाइटेड किंगडम यूके। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा इसमें वो हो जाएगा कि जो विश्व में भारत की विशालतम उच्चतर शिक्षा प्रणाली जो है किन देशों के बाद आती है, तो वो आती है संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद। ओके, तो पहला और तीसरा क्या है, करेक्ट है, तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रधानमंत्री शोध फेलोशिप निम्नलिखित में से किसमें पीएचडी कार्यक्रम करने वाले विद्यार्थी के लिए है। किसमें जो है वो पीएचडी कार्यक्रम करने वाले विद्यार्थी के लिए है। ए है राज्य और केंद्रीय विश्वविद्यालय, बी है केंद्रीय विश्वविद्यालय IISc, IIT, NIT और IISER और IIIT, और सी क्या है IISc और IIT, NIT और IIS, फिर
IIS, ER और IIIT और राज्य और केंद्रीय विश्वविद्यालय। एंड डी है IIT और IISc। तो प्रधानमंत्री शोध फेलोशिप निम्नलिखित में से किसमें PhD कार्यक्रम करने वाले विद्यार्थियों के लिए है? तो वो है फ्रेंड, इसमें करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा कि IIT और IISc। ओके, IIT और IISc जो PhD कार्यक्रम करने वाले विद्यार्थियों के लिए है प्रधानमंत्री शोध फेलोशिप। ओके, तो करेक्ट आंसर इसमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विपक्ष का नेता उन समितियों का एक सदस्य होता है जो चयन करती है। फर्स्ट है केंद्रीय सूचना आयुक्त का, सेकंड है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का, थर्ड है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष का, फोर्थ है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष का। तो करेक्ट ऑप्शन जो इसमें होगा वो हो जाएगा कि विपक्ष का नेता उन समितियों का एक सदस्य होता है जो चयन करता है केंद्रीय सूचना आयुक्त का, उसके बाद केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का, फिर होगा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष का। तो पहला, दूसरा, तीसरा करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर इसमें बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, जेंडर बजटिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट है यह एक अलग बजट है जिसमें महिलाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है। सेकंड है इसमें महिलाओं पर सरकार के बजट के प्रभाव का मूल्यांकन किया जाता है। थर्ड है यह एक लेखा विधि कार्य है। एंड फोर्थ है यह एक और बजटिंग नवोन्मेष है। तो जेंडर बजटिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें राइट आंसर जो होगा, राइट आंसर ए हो जाएगा कि सेकंड जो है इसमें महिलाओं पर सरकार के बजट के प्रभाव का मूल्यांकन किया जाता था, ये करेक्ट है। एंड होगा यह एक और बजटिंग नवोन्मेष है। ओके, ये दूसरा और जो चौथा है ये क्या है? ये करेक्ट है। तो राइट आंसर इसमें ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड कि भारत में नागरिक केंद्रित प्रशासन में निम्नलिखित में से कौन सी बाधाएं आती हैं? तो फर्स्ट है सरकारी नौकरशाहों की सख्त और अनन्वय अभिवृत्ति, सेकंड है कानूनों और नियमों का अप्रभावी कार्यान्वयन, थर्ड है नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों के बारे में जागरूकता, फोर्थ है युवाओं के लिए नौकरी के अवसरों का अभाव। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा इसमें वो हो जाएगा डी कि भारत में नागरिक केंद्रित प्रशासन में निम्नलिखित में से कौन सी बाधाएं आती हैं? तो फर्स्ट है इसमें सरकारी नौकरशाहों की सख्त और अनन्वय अभिवृत्ति, ये करेक्ट है। सेकंड है कानून और नियमों का प्रभावी कार्यान्वयन, ये भी करेक्ट है। तो पहला और दूसरा क्या है? करेक्ट है। तो राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला है कि कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉलेज को कहते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉलेज को कहते हैं। ए है संघीय विश्वविद्यालय, बी है यूनिटरी विश्वविद्यालय, सी है केंद्रीय विश्वविद्यालय, एंड डी है राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा इसमें वो ए हो जाएगा कि कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉलेज को कहते हैं संघीय विश्वविद्यालय। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, स्कोप विश्वविद्यालय का संक्षिप्तकरण क्या है? ए है फ्रेंड इसमें स्टैटिंग कमेटी ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, बी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ ऑर्डिनेंस ऑफ वोकेशनल एम्प्लॉयमेंट, सी है स्टेट कमेटी ऑन वोकेशनल एजुकेशन, एंड डी है स्टेट काउंसिल ऑफ वर्चुअल एजुकेशन। तो करेक्ट ऑप्शन जो इसमें होगा वो ए हो जाएगा कि स्कोप विश्वविद्यालय का संक्षिप्ती जो करण क्या है वो है स्टैंडिंग कमेटी ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि साक्षर भारत सम्मान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अनूठे योगदान के लिए दिए जाते हैं? ए है साहित्य, बी है साक्षरता प्रोग्राम, सी है खेल, एंड डी है शोध। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा, साक्षरता प्रोग्राम के लिए क्या है? दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा अपनाई गई थी। ए है 10 दिसंबर 1947, बी है 10 दिसंबर 1948, सी है 10 दिसंबर 1949, एंड डी है 10 दिसंबर 1950। तो राइट आंसर जो इसमें होगा कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा जो अपनाई गई थी वो है 10 दिसंबर 1948 में अपनाई गई थी। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखेंगे, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2017 से 18 अकाउंटेबिलिटी इन एजुकेशन मीटिंग आवर कमिटमेंट के प्रकाशक हैं। ए है UNDP, बी है यूनेस्को, सी है UNAIDS, एंड डी है UNO। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो बी हो जाएगा कि यूनेस्को जो है वो ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2017 से 18 अकाउंटेबिलिटी इन एजुकेशन मीटिंग अवर कमिटमेंट के प्रकाशक है। ओके, यूनेस्को। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिव्यांग बच्चों के पूर्वास में लगे अध्यापकों को अपना पंजीकरण अनिवार्य रूप से कराना चाहिए। ए है NCTE, बी है RIE में, सी है NCERT में, एंड डी है RCI में।
तो राइट आंसर जो होगा इसमें वो डी हो जाएगा। आरसीआई में दिव्यांग बच्चों के पुनर्वास में लगे अध्यापकों को अपना पंजीकरण अनिवार्य रूप से आरसीआई में कराना चाहिए। करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ स्थित है? ए है शिमला में, बी है नई दिल्ली में, सी है लखनऊ में, डी है भोपाल में। तो राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ जो स्थित है वो शिमला में स्थित है। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, नैक के संशोधित ग्रेडिंग प्रारूप के अनुसार उच्चतम ग्रेड है? ए है ए, बी है ए प्लस, सी है ए प्लस प्लस एंड डी है बी प्लस प्लस। तो नैक के संशोधित ग्रेडिंग प्रारूप के अनुसार उच्चतम ग्रेड कौन सा है? तो उच्चतम ग्रेड जो है वो है ए प्लस प्लस। ओके, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में दूरस्थ शिक्षा की नियामक संस्था है? ए है इग्नू, बी है सीबीएसई, सी है NICTE एंड डी है यूजीसी। तो भारत में दूरस्थ शिक्षा की नियामक संस्था जो है वो है यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ओके, इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए है डॉक्टर मनमोहन सिंह, बी है प्रोफेसर DS कोठारी, सी है प्रोफेसर यशपाल एंड डी है प्रोफेसर SS भटनागर। तो करेक्ट ऑप्शन जो इसमें होगा वो हो जाएगा कि विश्वविद्यालय यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे प्रोफेसर SS भटनागर। ओके, करेक्ट ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से डीम्ड विश्वविद्यालय के विषय में कौन सा कथन सही है? फर्स्ट है, राज्य के राज्यपाल डीम्ड विश्वविद्यालयों के कुलपति होते हैं। सेकंड है, वे अपना पाठ्यक्रम तथा पाठचर्या बना सकते हैं। थर्ड है, वे दाखिले तथा शुल्क के विषय में अपने दिशा निर्देश बना सकते हैं। एंड फोर्थ है, वे उपाधि प्रदान कर सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन जो इसमें होगा वो बी हो जाएगा कि डीम्ड विश्वविद्यालय के विषय में कौन सा कथन सही है? तो वो है, वे अपना पाठ्यक्रम तथा पाठचर्या बना सकते हैं, वे दाखिले तथा शुल्क के विषय में अपने दिशा निर्देश बना सकते हैं। एंड फोर्थ, वे उपाधि प्रदान कर सकते हैं। दूसरा, तीसरा, चौथा करेक्ट है, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, उच्चतर शिक्षा के वैश्वीकरण के निम्नलिखित में से कौन कौन से अवगुण हैं? फर्स्ट है, विश्व पाठ्यक्रमों के साथ समूहीकरण। सेकंड है, शिक्षा में अभिजात्य को बढ़ावा। थर्ड है, शिक्षा का वस्तुकरण एंड फोर्थ है, शिक्षा की लागत में बढ़ोतरी। तो करेक्ट ऑप्शन जो इसमें होगा वो हो जाएगा, उच्चतर शिक्षा के वैश्वीकरण के निम्नलिखित में से कौन कौन से अवगुण हैं? तो वो है शिक्षा में अभिजात्य को बढ़ावा, फिर है शिक्षा का वस्तुकरण, फिर है शिक्षा की लागत में बढ़ोतरी। दूसरा, तीसरा, चौथा करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, मूल शिक्षा का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित कर अच्छी तरह से पूरा किया जा सकता है? ए है, समाज में व्याप्त सांस्कृतिक प्रथाओं से, बी है, मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना, सी है, किसी सामाजिक समूह द्वारा निर्धारित आचरण के मानकों से, एंड डी है, धार्मिक तथा नैतिक व्यवहार तथा अनुदेशन से। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा उसमें ये होगा कि मूल शिक्षा का जो उद्देश्य होता है वो होता है कि मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना जो होता है वो संकेंद्रित कर अच्छी तरह से पूरा किया जा सकता है। तो मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना, करेक्ट ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, उच्चतर शिक्षा की संस्थाओं में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद NAAC द्वारा निम्नलिखित में से किस संकेंद्रक मूल्य को बढ़ावा दिया गया है? ए, फर्स्ट है, राष्ट्रीय विकास में अवदान। सेकंड है, विद्यार्थियों में वैश्विक प्रवृत्तियों का संपोषण। थर्ड है, विद्यार्थियों और अध्यापकों में मूल व्यवस्था विकसित करना। एंड फोर्थ है, इसमें आध्यात्मिक सुविधाओं के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देना। तो राइट आंसर जो होगा इसमें वो बी हो जाएगा। पहले जो होगा ये कि राष्ट्रीय विकास में अवदान, फिर होगा विद्यार्थी में वैश्विक प्रवृत्तियों का संपोषण, और उसके बाद जो होगा थर्ड हो जाएगा कि विद्यार्थियों और अध्यापकों में मूल व्यवस्था विकसित करना। तो राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा। ओके, आगे देखेंगे फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, मूल शिक्षा प्रदान करने का सर्वोत्तम तरीका है? ए है, शास्त्रीय ग्रंथों पर चर्चा, बी है, मूल्यों पर व्याख्यान परिसंवादात्मक विवरण, सी है, मूल्यों पर संगोष्ठी परिसंवाद, एंड डी है, मूल्यों पर आदर्शात्मक प्रस्तुति विमर्श सत्र। तो करेक्ट ऑप्शन जो इसमें होगा वो डी हो जाएगा। मूल्यों पर आदर्शात्मक जो प्रस्तुति और विमर्श सत्र होता है वो मूल शिक्षा प्रदान करने का सर्वोत्तम तरीका है। करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, NMEICT का अर्थ है, NMEICT का अर्थ क्या है? ए है, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT। सेकंड है, नेशनल मिशन ऑन ई गवर्नेंस थ्रू ICT। थर्ड है, नेशनल मिशन ऑन ई कॉमर्स थ्रू ICT। एंड डी है, नेशनल मिशन ऑन ई लर्निंग थ्रू ICT। तो राइट आंसर जो होगा इसमें वो हो जाएगा NMEICT का जो अर्थ है वो है नेशनल
मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT। ये ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा कि नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT। ये ऑप्शन इसमें जो है फ्रेंड करेक्ट हो जाएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड।